दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी हिंदी विषय के सवालों को लेकर हाजिर हूं। देखिए संपूर्ण हिंदी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्याकरण से जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। आज हमारा दोस्तों 19वां दिन है, ठीक है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 570 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग 30 सवालों पर डिस्कस करते हैं और वही 30 सवाल पढ़ते पढ़ते आज हम अपने 570 सवाल को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी और हर एक सवालों पर हम लोग विस्तार से चिंताएं करते हैं और चर्चाएं करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक बैच भी मैंने बना रखा है बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और एक ही बैच से चारों एग्जाम आपके फतह हो जाएंगे। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, चाहे मिडिल का देना हो, चाहे टीजीटी या फिर पीजीटी। देखिए जो सेकेंडरी एग्जाम इसे टीजीटी का नाम देते हैं और जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम इसे पीजीटी का नाम दिया जाता है। तो चारों एग्जाम दोस्तों आपके एक ही बैच से फतह हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप पढ़ने के बाद ये कहेंगे कि सर यही एग्जाम नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी विषय के सवाल आएंगे वो सभी के सभी सवाल दोस्तों आपके यहां से कवर होने वाले हैं, क्योंकि इस बैच में हमने पूरे 2000 सवाल आपको क्लास में पढ़ाए हैं। 2000 से ज्यादा सवाल दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पर आपको पढ़ाए गए हैं। तो आप आइए बैच ज्वाइन कीजिए, फिर आप जो है क्वालिटी देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों पर भी दोस्तों डिस्कशन किया गया है, तो बैच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लासों को। सुनिए, सबसे पहले गद्यांश दिया लंबा चौड़ा और गद्यांश से संबंधित सवाल दिया, आपको सवाल हल करना है। पहले सवाल पढ़िए। सवाल क्या कर रहा है लोकतंत्र का मूलभूत तत्व क्या है। देखिए मैं धीरे धीरे दोस्तों अब सवालों को थोड़ा टफ कर रहा हूं। पहले गद्यांश काफी आसान थे, गद्यांश में एज इट इज लाइन आपको मिल जाती थी। अब धीरे धीरे पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि गद्यांश थोड़ा कठिन आ रहा है। अब लाइन से काम नहीं निकालना है, अब आपको वहां से भाव भी निकालने हैं, ठीक है। सवाल दे रहा है कि लोकतंत्र का मूलभूत तत्व क्या है। ऑप्शन दे रहा है कर्तव्य पालन है, लोगों का राज्य है, या फिर चुनाव है, या फिर जनमत है। किसे हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश में सीधा तौर पर यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। लिखा है कि लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया। पहली बात तो जिस मूलभूत तत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कह रहा है उसको समझा ही नहीं गया है, कह रहा है और इसलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का संस्कार अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी भी खर्राटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझ के रूप में बनकर बैठी है, ठीक है। तो यहां तक आपको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? एक चीज ये समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो देश की जनता है ये भी सोई है, ये भी जगी ही नहीं है, ठीक है। जनता सोचती है कि सब कुछ सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार जो करेगी सो करेगी, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, यानी व्यक्ति के कर्तव्य की बात हो रही है। इस प्रकार दोस्तों यहां कर्तव्य पालन के ऊपर बातचीत की जा रही है। लोगों का राज, चुनाव, जनमत ये सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। याद रखेगा यहां कर्तव्य पालन आपका जवाब होगा। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा पढ़िए ध्यान से, मेहनत से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किसी देश की महानता निर्भर करती है। महानता दोस्तों किस पर निर्भर करती है? करा वहां की सरकार पर, वहां के निवासियों पर, वहां के इतिहास पर, या वहां की पूंजी पर? किस पर महानता निर्भर करती है? अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक पढ़े थे ना, यहां तक, ठीक है। करा लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना होगा। मतलब लोगों को जो नींद में सोए हैं, लोगों को नींद से झकझोर कर जागृत यानी जगाना होगा, उठाना होगा। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग। आपसे क्या पूछा है कि कौन महान बनाता है? तो याद रखेगा वहां के निवासी यानी वहां रहने वाले लोग ही दोस्तों उस देश को महान बनाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेरे साथ कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बनाइए। देखिए मैं चाहता तो धीरे भी पढ़ा सकता हूं। मैं जितना धीरे पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा व्यूज आएगा, उतना ज्यादा लंबी क्लास होगी, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, सब फायदा ही फायदा है, मौजा ही मौजा। लेकिन मैं वो काम नहीं करता। होता क्या है ना, मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा तो जिस स्पीड से मैं आपको सिखाऊंगा ना वही स्पीड परीक्षा के टाइम आपकी बन जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि 30 सवाल सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाए? आप जरा उन लोगों से सवाल कभी नहीं पूछते जो भारत में और भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं और 30-30 सवाल पढ़ाने में 1.5 घंटा ले लेते हैं। उनसे पूछो कभी कि महान गुरुवर अगर आप ऐसे पढ़ाते रहें तो हमको तो परीक्षा में ब्रह्मा भी नहीं पास करा पाएंगे। क्यों? अरे 1 घंटा में 30 सवाल पढ़ाएंगे, कौन सी स्पीड है भैया आपकी? हाँ। और यहां मैं चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए
30 मिनट में आपकी क्लास समाप्त कर देता हूं। तो स्पीड आपके लिए मैटर करती है, आप मानो या मत मानो, बट मुझे समझ में आता है, इसीलिए मैं दोस्तों थोड़ा स्पीड में चलता हूं, बातचीत कम करता हूं। मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। लिखा सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। करा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई हैं सरकार ने, विशाल बांध बनवाए हैं, वाहन चालकों को सुधारा है, फौलाद के कारखाने खोले हैं। अब क्या उत्तर है वो तो हमें आगे पढ़ने से ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कहां तक हम लोग पढ़े थे? उसमें रहने वाले लोग ही देश को महान बनाते हैं। यहां लेकिन अभी भी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे, चाहे सड़क पर चलने की बात हो या साफ सफाई की बात हो, जहां तहां हम लोग गंदगी फैलाते हैं, बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देख सकते हैं, फिर चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ठीक कर दे। सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि आदि बहुत सारे काम ये सरकार द्वारा हुए हैं। ठीक है, अभी जो दे दिया दोस्तों यहां पर, यहीं पे आप बंद कर लीजिए। तो यहां पे 3 चीजों की बात हो रही है, और किसकी बात नहीं हो रही है? वाहन चालकों को सुधारा है, सुधारा नहीं है, प्रयास कर रही है कि सुधर जाएं, लेकिन अभी भी सुधार नहीं पाए हैं लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सरकार का कोई कार्य नहीं है, तो कानून वाली बात है। ठीक है, तो यहां पे आपका ये जवाब हो जाएगा। कर सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है, जरा वो समझिए। करा गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना, मतलब सरकार ग्रामीणों की भूमिका को नकार रही है, इस ओर उसका संकेत है। या योजनाएं ठीक से न बनाना, कि सरकार ठीक ढंग से योजनाएं नहीं बना पा रही है, आधुनिक जानकारी का अभाव है, जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। क्या जवाब होगा उसके लिए हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से देखिए आप। ठीक है, पर अभी करोड़ों लोगों को कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सका है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों और अपने पास जो कुछ साधन सामग्री हो उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दें, और फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे। ठीक है, उदाहरण के लिए गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं तो नहीं समझ सकेंगे, पर वे लोग यह बात जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में कहां कुआं होना चाहिए, कहां सिंचाई की जरूरत है, कहां पुल की आवश्यकता है, ये गांव वाले सोच सकते हैं। जबकि सरकार इससे क्या है? अनभिज्ञ है। यानी यहां सीधे सीधे बताई जा रही है कि सरकार बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं बना लेती है, इतने पैसे खर्च कर लेती है, लेकिन गांव का कुछ बन बिगड़ नहीं पाता। बहुत कुछ आप देखिए ना, आपके यहां भी गांव है, पिछले 5 साल में कितना अंतर हो गया। घर बनना जो है, किसी चीज का विस्तार नहीं होता तो वहां के नागरिक बना रहे हैं, सरकार की तरफ से वहां क्या कुछ किया जा रहा है ये बताइए आप। ठीक है, तब आपको समझ में। यहां हो जाएगा उत्तर आपका कि गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका हो, ये जरूरी है, और सरकार ही नहीं करने दे रही है। ग्रामीणों की अगर भूमिका होती तो हर गांव के लोग खुद जानते हैं उनके गांव की क्या समस्या है। ज्यादा सरकार को दिमाग नहीं लगाना, सरकार को जानने की क्या जरूरत है क्या समस्या है। अरे जो गांव में रहता है उसको पता है, सरकार यदि उनको इस भूमिका में शामिल करे तो गांव के लोग खुद ही बता देंगे कि भैया हमारे गांव में ये समस्या है, ये ठीक हो जाता तो सब कुछ बढ़िया रहता। सिंपल सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। करा झकझोर कर जागृत करना, एक शब्द दिया है, इसका जो है भाव क्या है? करा नींद से जगाना, या सोने न देना, या जिम्मेदारी निभाना, या जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना। देखिए यहां पर है कि उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। देखिए आपको क्या लगता है, कोई सो रहा है? भारत की जनता, लोग कहते हैं ना, बोलने वाली बात है कि भारत की जनता सो रही है, जगी नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या मतलब आप दिन रात सब सोते हैं? उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे रहते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो नींद से जगाना या सोने ना देना, इससे मतलब नहीं है। जिम्मेदारी से भी मतलब नहीं, जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना से। ठीक है, जिम्मेदारी निभा देते तब तो बात ही कोई नहीं रहती। जिम्मेदारियों से सचेत करने को कहा जाता है नींद से जगाना, उन्हें जागृत करना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने चूज किया है उनका उत्तर सही है। बाकी लोग जो है थोड़ा समझें विचारें कि कहां पर मिस्टेक हो रहा है, कैसे गलती हो रही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास
किस लिपि में हुआ है, ठीक है। अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं यहां लिपि आपसे पूछ रहा है। जैसे संस्कृत की तरफ मत जाइए, ठीक है, वो तो अलग है कि भाई पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक आई, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर खड़ी हिंदी बोली, उसको अभी साइड में रखिए। यहां लिपि के बारे में पूछ रहा है। अभी वर्तमान लिपि कौन सी है दोस्तों? तो हमारी जो वर्तमान लिपि है, जो हम हिंदी की वर्तमान लिपि है, ठीक है, हिंदी की वर्तमान लिपि दोस्तों कौन सी है? तो याद रखेगा यह लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी है? हम जो हिंदी लिखते हैं यह देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और याद रखेगा भारतीय भाषाओं का विकास अधिकतर किससे हुआ है? कुटिल नाम की कोई लिपि नहीं थी, शारदा थी, खरोष्ठी थी, लेकिन इनसे मतलब नहीं है। हमारे भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों खास करके ब्राह्मी लिपियों से हुआ है, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि में दोस्तों आप पुराने समय में जाएंगे तो अशोक के शिलालेख वगैरह मिलेंगे, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में ही दोस्तों तैयार किए गए थे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि ज्यादातर दोस्तों भारत में ब्राह्मी लिपि चलती थी। पश्चिमोत्तर की तरफ जाने पे खरोष्ठी लिपि मिली है और आगे बढ़ने पर आर्मेइक लिपि मिलती थी, ठीक है। उसमें विदेशी लिपियों का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी कृति है? लिख रहा रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, या सुमित्रा नंदन पंत जी की है। सवाल ऐसे ही आता है दोस्तों परीक्षा में। लेखक और रचनाकार के बारे में पूछता सवाल दोस्तों, रचनाओं के बारे में। रचनाकार तो लेखक को ही कहा जाता है, तो लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित ऐसे ही सवाल बनते हैं। आइए मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, याद रखेगा यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना। मैंने पिछले टाइम में कुछ कहानी बताया था। कहानी क्या था दोस्तों? कामायनी के प्रेम पथिक पर, ठीक है। कामायनी एक रचना इनकी है। दूसरा बताया था प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथ या प्रेम पथिक। कामायनी के प्रेम पथिक पर ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गुप्त का प्रेम। किसका? ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गुप्त। इसी के साथ एक और नाम जोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त, ठीक है। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त दोनों रचनाएं हैं। स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त का ध्रुव स्वामिनी के साथ स्कंद गुप्त का प्रेम जो है दोस्तों वो इतना प्रगाढ़ हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना जलने मरने लगे। तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो भाई विरह का योग होगा तो क्या होगा? आंसू होगा। आंसू लहर का रूप बनाकर झरनों से बहने लगे, ठीक है। तो आंसू लहर झरना याद रखेगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या याद रखेंगे? आंसू लहर झरना, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट रचनाएं हो गई। इसके अलावा जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह मैं आपको नहीं बताया था लेकिन आप याद रखेगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक और रचना याद रखेगा, कंकाल पर बैठी तितलियां। तो कंकाल अलग रचना है, तितली अलग रचना है, कंफ्यूज मत होइएगा। कंकाल अलग है और तितली अलग है। तो ये सब रचनाएं किसकी दोस्तों? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। इन सब रचनाओं को आप याद रखेगा परीक्षा में। देखिए पिछली बार मैं जन्मेजय का नाग यज्ञ नहीं बता पाया और इन सब से सवाल नहीं बना और यहां से दोस्तों पूछ दिया। एक और लिखिएगा, एक घूंट कामना, ये भी किसकी रचना? अलग अलग है। एक घूंट इनकी अलग रचना है, एक घूंट इनकी अलग रचना है और कामना इनकी अलग रचना है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। क्या पता परीक्षा में जो है क्या पूछ दे सवाल, हाँ, तो आप पहले से तैयार रहिए। आगे बढ़िए। करा हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, ठीक है। ये जो पंक्ति है दोस्तों किसकी पंक्ति है? बड़ी रोमांचकारी लाइन है दोस्तों ये। करा सियाराम शरण गुप्त जी की? ये नहीं, भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति बिल्कुल सही। वैसे ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम ले लें, क्योंकि वो जो आप झांसी की रानी पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप झांसी की रानी पढ़ते हैं वो वाली रचना दोस्तों इन्हीं की है, ठीक है। झांसी की रानी दोस्तों रचना इन्हीं की है। तो आप उस लाइन में पढ़ते हैं दोस्तों, हर बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो वो जो आप पढ़ते हैं दोस्तों वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। यहां आप दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा टस से मस न होना, टस से मस न होना इसका अर्थ क्या है? लोग कहते हैं ना, अब देखिए बड़ा खतरनाक है। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए। ये ऐसा सवाल है, एक्सीडेंटल टाइप का सवाल है, लगेगा कि आ रहा है और जैसे ही हल करेंगे गलत हो जाएगा। देखो टस से मस ना होना, लोग कहते हैं ना घर में बैठे रहते हो, टस से मस नहीं, हिलते डुलते नहीं। करेक्ट। कठोर हृदय का होना? नहीं।
नीचे से पढ़ो, धैर्य पूर्वक सहन करना नहीं। अब ज्यादातर जो बच्चे चूज करेंगे वो करेंगे जगह न बदलना, लेकिन आपका गलत जवाब है। जो सही जवाब है वह है अनुनय विनय से न पसीजना, यानी समझाने से भी न हिलना, उससे कहा जाता है टस से मस न होना। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चूज कर लिया। क्यों भैया, इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छा एक काम करते हैं, इस पे ध्यान आ गया मेरा। भगवती चरण वर्मा के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा दोस्तों कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी, कल को पूछ सकता है परीक्षा में ना। चलिए लिख लीजिए, चित्रलेखा की याद में, ठीक है। एक स्टोरी बन रहा है यहाँ पे, चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा और रेखा, ये दो दोस्तों युवतियां हैं, उनके बारे में दोस्तों एक स्टोरी बनाई जा रही है, सुनिएगा ध्यान से। चित्रलेखा और रेखा, ये दो युवतियां हैं दोस्तों जिनसे लेखक बड़ा प्रेम करता था। सर डुअल प्रेम, हाँ होता है कभी कभी। एक बार दिल टूटने के बाद लगता है कि अब मोहब्बत नहीं होगा, दूसरी बार और खतरनाक मोहब्बत हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही, जब पहला वाला छूट गया तो दूसरे गारंटी क्या है कि नहीं छूटेगा, तो दूसरा भी दोस्तों यहाँ पे छूट जाता है। उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, होता क्या है। अब इसकी जो रचना है वह फिर कभी नहीं आई, ठीक है। वह फिर कभी नहीं आई, ठीक है। वह फिर कभी नहीं आई, परीक्षा में पूछता है वह फिर कभी नहीं आई किसकी रचना है, तो याद रखेगा। कब तक, लेखक बेचारा 3 साल इंतजार करता रहा। इतने में तो प्री एक साल में मेंस एक साल में इंटरव्यू दे दिया होता, तो 3 साल बेचारा याद करता रहा। और कैसे, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर क्या करता रहा, इंतजार करता रहा। उसके याद में भूले बिसरे चित्र को लेकर, भूले बिसरे चित्र को लेकर उसको याद करता रहा, ठीक है। उसने जो खिलौने दिए थे उसे देखता रहा, अपने खिलौने देखता रहा, जो उसे देने थे या जो उसने प्राप्त किए थे वो देखता रहा, लेकिन वो नहीं आई। और नहीं आई तो क्या, अब गया बेटा तेरा इंटरव्यू, तेरा होगा पता ना। इसीलिए कहता हूं, मरना है तो वतन के लिए, कभी न मरो। मरना है तो वतन के लिए, कभी न मरो दुल्हन के लिए। इश्क की गलियों में मारे जाओगे, कोई चंदा ना देगा कफन के लिए, कोई चंदा ना देगा कफन के लिए। समझ रहे हैं ना। तो समझिए किसके लिए मरना है, तो देश के लिए मरो, ताकि लोग याद करें ससम्मान, ठीक है। और वही दुल्हन के लिए, पत्नी प्रेम के लिए, इसके लिए मरोगे तो फिर कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अब देखिए थोड़ी स्टोरी बनाने से क्या होता है ना, बड़ा मजा आ जाता है पढ़ने में। और भगवती चरण वर्मा जी को अब भूलेंगे भी नहीं, और इनका नाम भी ऐसा खतरनाक टाइप का लगता है जैसे किसी लव स्टोरी वाली मूवी के डायरेक्टर है। हाँ, भगवती चरण वर्मा, खतरनाक टाइप का। तो थोड़ा सा सेंस रखिए, याद करिए। इसी बहाने देखिए, जब मैं कोई विषय पढ़ाता हूं ना, अब एक ही दिन में तो मैं आपको कोई चीज घोल के पिला नहीं देता, लेकिन जब आप समय देंगे, जैसे आज हमारा 19वां लेक्चर है, ऐसे थोड़ी थोड़ी रचनाएं हम रोज पढ़ते हैं। आज भगवती चरण वर्मा पढ़ रहे हैं, 10 दिन बाद फिर से आ जाएंगे वर्मा साहब, ठीक है। फिर इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगे हमारे। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप आइए, समय दीजिए, सीखिए हमारे साथ, तो आनंद खुद ही आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है, बड़ा सोच समझ के बताइएगा। कर बदनाम करना नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे टांग अड़ाने का मतलब होता है बिना कारण लड़ना, लेकिन ये भी नहीं होता है। गलत काम करना भी नहीं, अवरोध पैदा करना, किसी के बीच में अवरोध पैदा करना, उसे कहा जाता है टांग अड़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने चूज किया है उनका उत्तर तो सही है, बाकी लोग थोड़ा सुधार करें। करा क ख ग ज फ, ध्यान दीजिएगा, क के नीचे ये लगाया बिंदी, ठीक है। नॉर्मल क नहीं है, नॉर्मल ख भी नहीं है, नॉर्मल ग भी नहीं है, नॉर्मल ज भी नहीं है, नॉर्मल फ भी नहीं है। ये 5 ऐसी ध्वनियां हैं दोस्तों, खास करके 5 ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारे हिंदी भाषा की नहीं है, ये अरबी फारसी ध्वनियां हैं। जैसे जब हम कभी लिखते हैं ताजमहल, ध्यान दीजिएगा, ताजमहल, तो हमेशा ताज में ज के नीचे एक बिंदी देते हैं, क्योंकि ये जो ताज शब्द है ना, ये हमारे यहाँ का ही नहीं, ये अरबी फारसी शब्द है। तो अरबी फारसी शब्दों में हमेशा क ग ज फ, क ग ज फ के नीचे क्या होता है, नुक्ता लगता है। क्या लगता है, नुक्ता, ठीक है। ये जो बिंदी दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि जो शब्द लिखा है पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इत्यादि, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा शब्द आपको इति धन आदि। क्या मिलेगा, इति धन आदि। यहाँ ई त लिखा है, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, ई त तो बिल्कुल नहीं होगा। इति सही लिखा है लेकिन याद ही नहीं होगा,
इत दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, इति धन आदि ये हो जाएगा। संधि कौन सी है दोस्तों, संधि हो जाती है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। याद रखें कभी य या व के साथ अर्धवर्ण, ठीक है, अर्धवर्ण ये दोस्तों इसकी पहचान होती है, ठीक है। य व के साथ कोई अर्धवर्ण आ जाता है, आधा अक्षर, ठीक है, जैसे य के साथ देखिए त लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा पहचान होता है। डिटेल में आइए आप बैच में पढ़िए। अब यही सोचेंगे सब आपको मुफ्त में मिल जाए, मुफ्त में पढ़ा दें, तो इतना कहां से हो पाएगा, ठीक है। पुरुषोत्तम में दोस्तों कौन सा समास है, पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम का समास वगैरह क्या होता है, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, ठीक है, पुरुषों में उत्तम। तो ये बहुब्रीहि समास नहीं है, द्विगु भी नहीं है, यह है तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष में भी याद रखेगा यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। कैसा तत्पुरुष है, यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब कोई बच्चा कर सकता है कि सर पुरुषोत्तम तो राम जी को कहा जाता, नहीं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ठीक है। तो आप शब्द को समझिए, ठीक है, उसके बाद उसके साथ खेलिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, ये जो तत्पुरुष समास है ना, यहां पर हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, यहां हमेशा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ये शब्द भी आप याद रखेगा, यानी मुख्य होता है। और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आइए। हिंदी ही नहीं, बहुत सारे बैच यहाँ चलाए जा रहे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए हैं, अलग अलग विषय के लिए हैं। जो मेरा फेवरेट बैच है ना, नितिन सर का, आपके अपने नितिन सर का जो फेवरेट बैच है वो है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। ये इतना खूबसूरत बैच है कि भारत को जानने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों आप समझिए ना, आप चाहे जो एग्जाम दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हर एक परीक्षाओं में 4 6 10 सवाल तो मिल ही जाते हैं। और मेरा एक और मानना है, मैं कहता हूं ना, कोई विषय एक बार पढ़ो। आज आप बीपीएससी का बैच अगर ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं आपको भरोसा दिला दूं, विश्वास दिला दूं, दोबारा हिंदी व्याकरण कभी जीवन में किसी कोचिंग में या सेल्फ स्टडी चाहे जैसे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आपने इस बैच से हिंदी पढ़ लिया तो दोबारा हिंदी खत्म, मतलब जीवन में अब कभी नहीं। आप हिंदी के मास्टर हो जाएंगे केवल एक बैच से। आप पढ़ के देखो ना, आपको क्वालिटी खुद ब खुद समझ में आएगी भाई। आप एक बार मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये चीज आपके लिए जरूरी है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच पढ़ो और एक बार पढ़ो, इतना विधिवत पढ़ लो मॉडर्न हिस्ट्री कि फिर भविष्य में ये नहीं कि आप हमको सर टीजीटी देना, पीजीटी देना है, नेट जिआरएफ देना सर, अलग, वो सब भी कवर हो जाएगा। मैं किसी विषय को ऐसे ही पढ़ाता हूं, एकदम निचोड़ निकाल करके ऐसा पढ़ा दो ना कि दोबारा आपको फिर कभी ना पढ़ना पड़े। नहीं तो फिर बार बार वही हिस्ट्री आके पढ़ना है तो यार उसके लिए बहुत सारे चैनल, आप वहां जाइए। स्टडी 91 पर नितिन सर के यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नितिन सर के यहाँ तब आइए जब आपके दिमाग में एक बात रख के आएगा कि नितिन सर के यहाँ जाने से एक फायदा होता है कि किसी विषय को सिर्फ एक बार लाइफ में पढ़ना होता है, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, ठीक है। तब आप आइए हमारे पास। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है, यानी बिना, अब देखिए यहां पर पहले पूछ रहा है कथन किसका है, फिर मैं आपको बताता हूं ये कथन संबंधित किससे, क्यों ऐसा कहा गया। दोस्तों ये कथन है विश्वनाथ जी का, एक प्रमुख आचार्य थे, इन्हें आचार्य विश्वनाथ कहा जाता था, आचार्य विश्वनाथ कहा जाता था, ठीक है। और आचार्य जी ने क्या क्या दोस्तों यहां पे बताया, रस के बारे में। किसके बारे में बताया, रस के बारे में बताया कि पहले क्या होता था, रस हमेशा शब्द से लिए जाते। इन्होंने कहा नहीं, रस को काव्य से भी ग्रहण किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इसका अर्थ क्या दोस्तों, इसका अर्थ है रस से पूर्ण वाक्य ही क्या दोस्तों, काव्य है। जो काव्य हो क्या दोस्तों, ये रस से हमेशा पूर्ण वाक्यों से रचना होता है। यानी जहां रस नहीं है वहां उस काव्य का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है, बिना रस के पढ़ने का क्या मजा। जिस लाइन को पढ़ो और आपको किसी रस का बोध न हो तो फिर क्या मजा उसका। इस तरह से याद रखेगा, विश्वनाथ जी आपके जवाब हो जाएंगे, उन्हीं का कथन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी दोस्तों कैसा छंद होता है, देखिए छंद के 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक होता है, एक वर्डिक होता है, एक जो है वो हो जाता है मात्रिक, वर्डिक और एक उभय, ठीक है, जो दोनों में आते हैं, ठीक है। तो मुक्तक बोलते हैं, उभय में कह रहा हूं, ठीक है। क्या क्या होते हैं याद रखेगा, वर्डिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। मुक्तक होता है, उभय मत करिएगा, गलती से निकल गया, ठीक है, ये होता है। तो ये जो घनाक्षरी दोस्तों ये वर्डिक छंद के अंतर्गत आता है। बाकी जो आप दोहा सोठा ये सब पढ़ते हैं ना, जितना आप पढ़ते हैं वो सब मात्रिक में आता है।
परीक्षा में सवाल भी मात्रिक से ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पूछ ही दिया है तो याद रखेगा इसमें कुल मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 31 मात्राएं होती। 31 आप सेट कैसे करेंगे, पहले दूसरे चरण में 8 मात्राएं, तो 8 हो गया 16, तीसरे और चौथे में फिर आ जाता 8 और 7 मात्राएं, क्योंकि 8 त्रिक 24 7 31, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपने नहीं देखा होगा। और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस तरह का नजर आता है बरवई में, किसमें आता है दोस्तों, बरवई में। मैंने बताया था बरवई में जल गया मात्रा बेचारा, यहां 19 मात्रा था तो यहां 12 7 का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ये भी खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, तो ये बरवई तो अलग हो जाएगा, ये वर्डिक क्षण में हम घनाक्षरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल आपके लिए। आगे बढ़िए। कर पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, ठीक है। पटपीत पटपीत मानहु, ठीक है, तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। अच्छा, किसकी लाइन है दोस्तों, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी लाइन है दोस्तों, याद रखेगा ये तुलसीदास जी की लाइन है, ठीक है, रामचरितमानस नहीं, ठीक है। तुलसीदास जी ने दोस्तों इसकी रचना किया है, ठीक है। और ये श्री राम स्तुति में इसको बताया गया, श्री राम स्तुति, ठीक है, श्री राम स्तुति में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। और यहां पर दोस्तों अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार, क्योंकि उनकी तुलना की जा रही, ठीक है। पटपीत मानव तड़ित रुचि नौमी जनक सुतावरम, उपमा अलंकार हो जाएगा। और ज्यादा भावार्थ चाहिए फिर कर रहा हूं, बैच में आइए, सब कुछ यहां नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं यहां पर एक पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ये कैसी क्लास है, ये पेपर डिस्कशन की क्लास है, जो ये बताती है कि आपके परीक्षा में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्या आप उन सवालों को पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या आपकी तैयारी पूर्ण है, परीक्षा में इस तरह के सवाल आएंगे तो क्या आप हल कर पाएंगे। यदि आप पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण हैं, हल कर ले रहे हैं, तो आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्यों अनायास का बैच ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं असमर्थ हैं और चीजें नहीं समझ में आ रही, तो फिर बैच में आइए और डिटेल में उस चीज को स्टडी कीजिए, पढ़िए। क्योंकि यहां तो हम अगर यहीं लगेंगे अभी पढ़ाने तो फिर ज्यादा हो जाएगा, वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा और फालतू में जो है क्लास का मजा भी किरकिरा होगा। तो ये सब बातें दोस्तों डिटेल में हम बैच में करेंगे। करा मुहावरा और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वो क्या है। सर ऐसा सवाल तो आज तक हम पढ़े ही नहीं। हाँ, तो अब धीरे धीरे भाई 19वें लेक्चर पे आ गए और अभी भी चीजें कठिन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको समझाता हूं, ये सवाल में कोई दम उम है नहीं। आप पढ़ते हैं चैप्टर हिंदी में शब्द शक्ति, शब्द शक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्द शक्ति में 3 भेद होते हैं। एक होते हैं शब्द की अभिधा शक्ति जो सिंपल होता है, एक शब्द का लक्षणा शक्ति जिसमें तुलना किया जाता है कि राम जो है शंकराचार्य था, मोहन बैल था, पढ़े थे आप ना, वो लक्षणा में आ जाता है। एक होता है व्यंजना। व्यंजना दोस्तों वो क्या होता है, एकदम जो उसकी तुलना नगड़े वाले से होती है। कैसे, जैसे सोहन गोबर गड़े से, ठीक है, निगेटिविटी में जाता है थोड़ा सा, ठीक है, एक अच्छाई बताना एक बुराई बताना उसमें चला जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी मुहावरा लोकोक्ति होता है ना, इसमें लक्षणा होता है। व्यंजना मत कीजिएगा, क्या होता है दोस्तों, लक्षणा। तात्पर्य भी नहीं, क्या होता है, लक्षणा होता है, क्योंकि उसी से दोस्तों इनकी रचना भी होती है, ठीक है। 1 मिनट, मुझे लगता है कि कैमरा जो है डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं एक बार उसको जो है चार्जिंग शायद नहीं लगा है, उसको मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए, सही हो गया अभी, ठीक है। उसका चार्जिंग ऑफ था कैमरे का, इस वजह से जो है वो हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ क्या है। बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप उत्तर देंगे ना तो आपको लगेगा नहीं सर ये आसान नहीं है, हमारी फिरकी ले रहा है। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका मतलब करा बार बार कथन बदलना नहीं, या तालमेल न होना, अच्छा, और करा तीतर बितर या बहुत चालाक होना। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि अब क्या इसका जवाब होना है, इन दोनों में से कोई एक जवाब है, ठीक है। तो याद रखेगा कोई ईर घाट तो वीर घाट, या तालमेल न होना होगा, तीतर बितर होना ये जवाब नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर सी की तरफ भी भग रहे थे, इस वजह से उन्हें रोकना जरूरी था। तो आप समझिएगा ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये किस प्रकार का वाक्य है। मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि याद रखेगा कहीं भी की शब्द आ जाए, क्या क्या आ जाए दोस्तों, कहीं भी जब शब्द आ जाए, कहीं भी तब शब्द आ जाए, कहीं भी जो शब्द आ जाए, कहीं भी सो शब्द आ जाए, कहीं भी यद्यपि शब्द आ जाए, कहीं भी की शब्द आ जाए, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब दोस्तों मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। किसमें, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कहिएगा। साधारण सरल संयुक्त बिल्कुल नहीं होगा। संयुक्त केवल तभी होगा जब लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए अथवा आएगा, तब दोस्तों यहां पर संयुक्त होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, करा सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस वाक्य में जो महात्म्य शब्द है दोस्तों, इसको शुद्ध बनाना है, ठीक है। तो मैं बना दे रहा हूं दोस्तों, महात्म्य हमेशा याद रखेगा। पहली जगह देखिए, एक शब्द होता है महात्मा। अब आपको कंफ्यूजन क्यों होता मैं बता दूं, एक शब्द होता है महात्मा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब दोस्तों महात्मा से महात्म बनाएंगे तो म की जगह मां कर दीजिएगा, हा कर दीजिएगा, और यहां पर महात्म्य कर दे, आधा त आधा म, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों त तो किया लेकिन म को नहीं किया, यहां आ की मात्रा की कमी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब के सब ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। तो मां हाथ में होता है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। इस तरह से होगा दोस्तों सवाल का जवाब, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कर निम्नांकित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य है। निषेधात्मक का मतलब होता है मनाही। निषेधात्मक का मतलब क्या है, मना करना, ठीक है, मना करना। कहां पर चीजें मना की जा रही वो ढूंढना है। करा परीक्षा में चोरी मत करो, ये मना किया जा रहा, तो यही आपका जवाब होगा। कृपया मेरी बातों पर ध्यान दे नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ नहीं। और याद रखेगा ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, वह कब आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत आसान था, इसे समझना। ये तो बहुत आसान भी है, ऐसा कोई कठिन है नहीं कि आप ना पहचान पाओ। चलिए आगे देखते हैं। करा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। करा यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है, और आपको ढूंढना है कि सही है या त्रुटि नहीं है, वो बताना है। करा यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। बताइए किस वाले लाइन में गलती है, नहीं ढूंढ पाओगे, मुझे पता है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिएगा। ये जो निसंदेह है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसके जगह लिखना चाहिए निसंदेह, ठीक है। निसंदेह पूर्वक नहीं दोस्तों, केवल लिखना आपको निसंदेह। क्या लिखना, यह निसंदेह कहा जा सकता है कि निसंदेह पूर्वक नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा, यहां पर यही गलती थी, इसको सुधारिए। इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो आपके नजरों से ओझल हो जाएंगे और फिर गलतियां होंगी आपसे। करा जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अलौकिक नहीं कहते हैं। अगम तो अलग हो जाता दोस्तों, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके, उसके लिए दोस्तों अगम शब्द होता है, ठीक है। अप्रतिभा, जिसके अंदर प्रतिभा ना हो। अप्रतिम शब्द कहेंगे, अप्रतिम यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, अप्रतिम, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है आपको बताना है। करे किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, या फिर किसी को आश्रित बना देना। बहुत ध्यान से बताइएगा, यह भी एक्सीडेंटल सवाल है। सब कुछ आते हुए भी लिखित बता दूं, 90% बच्चे अपना उत्तर गलत देंगे। अब पहले आप इसे तोड़कर सही कीजिए। ये जो शब्द है दोस्तों, ये अनन्योन्याश्रित, आप इसमें समझिएगा। यहां पर दोस्तों अन्य अन्य की बात हो रही है, ठीक है, अन्य और अन्य की बात हो रही है। तो दोस्तों अन्य अन्य की बात हो रही है तो हमेशा एक दूसरा आपको चूज करना है। एक दूसरे पर आश्रित होने को अनन्योन्याश्रित कहते हैं, ठीक है। आश्रित तो ही है, लेकिन उसमें अनन्योन्या है दोस्तों, उसका मतलब है एक दूसरे पर, परस्पर। परीक्षा में न देख करके क्या शब्द लिख सकता है, यह भी लिख सकता है परस्पर आश्रित होना, ठीक है। परस्पर आश्रित होना यह भी लिख सकता है, तो यह भी सही हो जाता है, क्योंकि परस्पर का अर्थ ही होता है एक दूसरे पर, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यही रट लें और परीक्षा में ये लाइन दे दे और आप जो है गड़बड़ करके चले आए, ठीक है। आगे देखिए, कह सम्मुख का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो सम्मुख का विलोम कभी भी उन्मुख नहीं होता है, सम्मुख का विलोम दोस्तों विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। प्रमुख और अधिमुख ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा अथ का विलोम दोस्तों क्या होगा। अथ का उल्टा आपको बताना है, तो अथ का अंत नहीं, अंत का दोस्तों प्रारंभ हो जाता है। अंत का उल्टा क्या हो जाता है, अंत का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। या अंत का दोस्तों सबसे अच्छा आदि शब्द हो जाता है, आदि का अंत, ठीक है। अथ का दोस्तों इति शब्द हो जाएगा। अथ का दोस्तों क्या हो जाएगा, अथ का इति शब्द हो जाएगा। अर्थ का, ठीक है, अर्थ का क्या हो जाएगा। अब अर्थ का तो नहीं होगा दोस्तों, अर्थ का व्यर्थ कर लीजिए, ठीक है, अर्थ का व्यर्थ कर सकते हैं, ठीक है। अध का अधो, अध जैसा कोई शब्द नहीं, ठीक है। अब या तो दोस्तों अधोपतन का तो नीचे, या तो अध का ऊपर ही कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत करेंगे तो क्या कर सकते हैं,
अध का क्या हो सकता है, ऊपर ही कर सकते हैं, ऊपर ही, ठीक है, कर लीजिए। यहाँ फिलहाल हमें सही से मतलब है, ऑप्शन नंबर बी से रिश्ता बनाइए, बाकी लोगों को छोड़िए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका है, अब जिन्हें नहीं पता होगा वो बच्चा सोचेगा मृग माने हिरन होता है, भैया है मृग नहीं बात कर रहा है, यहाँ मृगेंद्र बोल रहा है। मृगेंद्र कहा जाता है शेर को, किसे कहा जाता है, शेर को। मृगेंद्र कहा जाता है सिंह को। मृगेंद्र कहा जाता है किसको, शार्दुल तो लिखा ही है। मृगेंद्र कहा जाता है पंचानन को। मृगेंद्र कहा जाता है केसरी को, ठीक है, केसरी को, ठीक है, केसरी को। ये सब दोस्तों हो जाता है, ठीक है। या फिर इसे मृगराज भी कहा जाता है, या फिर ये वनों का राजा होता है इसलिए वनराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन राज भी कहा जाता है, ठीक है। इसे शार्दुल भी कहा जाता है। ये सब दोस्तों शेर के नाम हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे व्याघ्र भी कहा जाता है। व्याघ्र क्या नाम होता है, व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र ऐसे लिखा जाएगा, व्याघ्र ऐसे लिखते हैं, ठीक है, व्याघ्र, ठीक है। शेर के दोस्तों अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है। करा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में जो शब्द का लिंग निर्धारण होता है, जैसे मैं कहूं नितिन सर पढ़ा रही है कि पढ़ा रहे हैं, हाँ, रही कि रहे, सर रहे हैं। क्यों दोस्तों, नितिन सर के आधार पर लिंग निर्धारण होगा। अब नितिन सर पुल्लिंग है तो उनका ध्यान दीजिए, कोई स्त्रीलिंग महिला होती वो पढ़ाती तो हम कहते हैं पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो संज्ञा के आधार पर दोस्तों लिंग निर्धारण होता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। किसके आधार पर, संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। निम्न शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। जो स्त्रीलिंग शब्द हो बताइए, ठीक है। अपराध, अपराध तो नहीं दोस्तों, अपराध दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। अपराध क्या दोस्तों, अपराध पुल्लिंग शब्द है। अध्याय भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। स्वदेश भी दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। स्थापना दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि स्थापना के साथ हमेशा हुई शब्द जुड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थापना जो है यह आपका क्या है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्थापना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करेंगे, पक्का गड़बड़ करेंगे, 90 नहीं इसमें 98% बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा स्थापना दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। कर निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है। देखिए मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं, जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो पहले ये समझिए, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है प्रत्यय, पहली बात याद रखिएगा। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है दोस्तों कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत दोस्तों याद रखिएगा ये क्रिया धातु से बनता है, कृदंत जो है ये क्रिया धातु से बनता है, और तद्धित जो है यह किससे बन जाता है, यह इसमें संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, या फिर विशेषण आ जाता है, ये इससे निर्मित होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब होता क्या दोस्तों, जैसे रंग से रंगीला बना होगा तो रंग तो कोई क्रिया है नहीं, बिकना दोस्तों क्रिया है। बिकना क्या दोस्तों, बिकना क्रिया है, तो बिकना से बिकाऊ बन गया, ये आपका जवाब हो जाएगा। दूध दोस्तों ये तो होगा नहीं, ठीक है, और कृपा भी नहीं होगा दोस्तों, तो भाव में आ जाते हैं, तो बाकी का ऑप्शन तो दोस्तों गलत है। इस प्रकार बिकाऊ जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, ये क्रिया से बना है, ठीक है, और आपको इसलिए कृदंत प्रत्यय बनाना था। तो अब इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तब तो जो है ठीक ठाक रहेगा। और जिन्हें नहीं जानकारी होगी कि सब तद्धित क्या होता है, कृदंत क्या होता है, तो परीक्षा में आप मार खा जाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप मेरे साथ आइए, मेरे ऊपर आप ना अपने आप को एक बोझ की तरह डाल के छोड़ दीजिए कि सर हम आपके शरण में आ गए हैं, अब आप संभालिए कैसे परीक्षा पास करनी सर, या आप डिसाइड कीजिए, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ आइए, ये जो क्लास चल रही है जब तक चलेगी इस क्लास को देखिए, और बीपीएससी ट्री के लिए जो हमने बैच बनाया ना, सिर्फ आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपके हिंदी विषय में आपको 100% नंबर मिलेंगे, ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। आप आइए, आंख मूंद कर ज्वाइन कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन में आप ये मान लोगे कि हाँ सर आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, और जब चीजें ढंग से पढ़ाई, कठिन कुछ नहीं होता जीवन में, कठिन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, सब आसान होता है। जब तक आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तभी तक कठिन है। सर हिंदिया तो आप संभाल देंगे, सर जीएसवा कैसे संभालें, जीएसवा आप फ्री में संभाल लीजिए, ठीक है, उसके लिए भी पैसा मत खर्चा कीजिए, जीएसवा हम फ्री में आपको संभाल देंगे। देखिए ये 5 विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, आपके परीक्षा से पहले 7-8 विषय पढ़ा दिए जाएंगे। 5 विषय में दोस्तों 1 नंबर से लेके 45 नंबर यानी 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया गया,
46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक की क्लास में क्या पढ़ा दिया गया? मिडावल हिस्ट्री पढ़ा दिया गया। 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया गया। 151 से लेकर 230 नंबर तक की क्लास में संविधान पढ़ा दिया गया। 231 नंबर से लेकर 330 तक में 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल पढ़ा दिया गया। 331 से लेकर के 395 लेक्चर में क्या पढ़ा दिया गया? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया। अभी ये ज्योग्राफी चल रहा है, जैसे ज्योग्राफी समाप्त होगा हम लोग साइंस की तरफ आ जाएंगे, साइंस को उठा लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप घबराइए मत, पहले आप आइए, इतना लेक्चर तो आपका इंतजार कर रहा है ना। अब तक दोस्तों कुल 11,800 सवाल पढ़ा दिए गए। कितना सवाल? 11,800 सवाल। ये फ्री में दोस्तों, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना, एक एक सवाल पे डिस्कशन हो रहा है ना, ऐसे पढ़ा दिया गया। सर देखे कहां से? इसी स्टडी 91 पे आइए और प्लेलिस्ट में चले जाइए, ये सब का सब आपको सीक्वेंस में दिख जाएगा। ठीक है, आप जाइए, बस खाली पढ़ना शुरू कीजिए भाई, इससे अच्छा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इस वेबसाइट पे चले जाइए, यहां पर पूरी क्लास की पीडीएफ अपलोड है, आप वहां से जाके डाउनलोड, पहले पीडीएफ छोड़िए, पहले पढ़ना शुरू कीजिए, बाद में पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ तो फ्री दे रहा हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा दोस्तों तो आप सभी से निवेदन है, लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।